न्यायाधीश आदरणीय सभाजीत यादव जी और मंच पर उपस्थित माननीय जय सिंह यादव जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आदरणीय शिवनाथ यादव जी, आदरणीय सुनील कुमार कौशल जी, माननीय जवाहर सिंह कश्यप जी, माननीय सर्वेश गोकड़ जी और संचालक भाई अजीत प्रताप जी। मैं अभी सभी वक्ताओं को ध्यान से सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बुद्ध की सार्थकता को और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए जो हमारे विद्वान अधिवक्ता बंधुओं में ये भूख है, सर्वप्रथम मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बहुत अच्छे कार्य की आप लोगों ने शुरुआत की। और जाहिर सी बात है कि बुद्ध के बारे में चंद मिनट बोलना या बात रखना ये उनके साथ और उनके दर्शन के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब वक्ता बुलाए जाते हैं तो फिर विचार भी रखे जाते हैं। मैं बहुत विस्तार में न जाकर केवल कुछ चीज़ों को छूने का प्रयास करूंगा। बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो बहुत व्यवहारिक फिलॉसफी थी, और मुझे जो लगता है कि जो उनकी शुरुआत है कि मनुष्य दुखी है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। सारी बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हैरानी है वो इस बात पर है कि हम सब कुछ जान रहे हैं। ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है जिसकी जानकारी हमें ना हो, और उसके बावजूद भी जैसे आप कोई प्लास्टिक को खींचते हैं तो जब तक आप उसमें ताकत लगाते हैं वो प्लास्टिक खींच जाती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा शिथिल पड़ते हैं वो अपनी विरामा अवस्था को पहुंच जाया करती है। तो मुझे लगता है बहुत सारे मंचों को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला, और जो ये कुछ देर का मोटिवेशन है ये उसी प्लास्टिक की तरह है। हालांकि इसको लोग आलोचना के रूप में नहीं लेंगे, और मेरा एक अनुरोध है कि बहुत बड़े व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें रखी जा रही हैं, तो प्लीज़ जो बुद्ध का दर्शन है उसमें यह भी है आपकी चित्त वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। तो जो बहुत अनिवार्य रूप से बाहर न खड़े हों वो कुछ देर के लिए स्थिर होकर बैठ जाएं, बाकी तो शायद मुझे लगता है काम अपना करते ही रहेंगे। प्लीज़ वो कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाएं। मैं इसी बात पर चिंतन कर रहा था कि शायद ऐसी कोई बात नहीं है जो हम लोग न जान रहे हैं, और वक्ता को भले यहाँ बैठाया गया है लेकिन वक्ताओं से भी बहुत ज़्यादा विद्वान हमारे श्रोतागण हैं, वो भी बैठे हुए हैं। बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े शैल्य चिकित्सक थे।
जिन्होंने यह बताया कि मानव के स्वभाव में जो अपेक्षाएं हैं या जो उसकी पाने की भूख है और जिसको लेकर के वह अस्थिर रहता है, उसको कैसे दूर किया जाए, वो दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज की सिर्फ है। और इस बात को लेकर के जब उन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत की तो उसमें केंद्र में जो सबसे पहले उन्होंने रखा वह रखा मृत्यु को। मुझे लगता है जिस चीज को हम जान रहे हैं उसी चीज को हम हर पर भुलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज हमारे आपकी जो सबसे बड़ी विसंगति है वह यह है कि हम कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र के हो गए। इसको मानना पड़ेगा और इस सत्य को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें। अभी किसी वक्ता ने बताया कि क्या बात है, बहुत सारे संगठन बनते हैं फिर बिखर जाते हैं। अध्यक्ष बनने की लालसा, नाम कमाने की लालसा, आप बुद्ध की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, फिर आपके अंदर जो ये विकार है ये दूर किए बगैर आप उस फिलॉसफी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार एक सज्जन मुझसे मिलने आए और वह हमेशा जहां मुझको मिलते थे तो तेजी से आगे बढ़ करके बोलते थे नमो बुद्धाय। तो हम लोग बड़े प्यार से बोल देते थे नमो बुद्धाय। एक दिन उन्होंने कहा कि क्या बात है एमएलसी साहब, आप नमो बुद्धाय धीमा बोल रहे हैं। तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ये स्वभाव की बातें हैं। लेकिन फिर एक बार उन्होंने जब बोला तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब तक व्यक्ति अपने अंदर के तृष्णा को, ईर्ष्या को, कुंठा को और दोहरे चरित्र को मार नहीं देता तब तक उसे ओम नमो बुद्धाय बोलने का परमिट जारी नहीं करना चाहिए। आप धोखा दे रहे हैं। आप अगर बुद्ध की फिलॉसफी को ऐसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं तो यह ठीक उसी प्रकार है जैसे एक तोते को रटा दिया जाता है कि राम राम कहो, किसी को गाली दो, लेकिन वो तोता दोनों के भावार्थ नहीं जानता। इसी तरह हम आप लोग सत्य बोलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम अंदर से सत्य नहीं। जब आप सत्य बन जाओगे तो आपको सत्य बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज निश्चित तौर पर समाज के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। समाज बचाने की, संविधान बचाने की, भाईचारे की, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की। अगर ओवरऑल कोई कंप्लीट पैकेज है तो वह है केवल बुद्धा फिलॉसफी। बुद्ध के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं कहता हूं कि हम लोग धन्य हैं कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में आया है। जब हम इसको जान लेंगे, इसको पहचान लेंगे, इसको मान लेंगे, इसको व्यवहार में उतार लेंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अभी कोई वक्ता बोल रहे थे कि हनुमान चालीसा, आप ये बताइए, वो अपनी प्रगति कर रहे हैं, जितना उनका ज्ञान है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये तो आपसे नहीं कहा कि ओम नमो बुद्धाय आप मत पढ़िए। आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो
और हरिशंकर परसाई ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है। उन्होंने कहा कि सत्य को भी प्रचार की जरूरत पड़ती है। अगर सत्य का प्रचार नहीं किया गया तो वह मिथ्या मान लिया जाता है। आप बताइए, कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास है, हम आप उसको आलोकित नहीं कर पा रहे हैं और ठहर जाते हैं हनुमान चालीसा। हम कहते हैं हनुमान चालीसा, क्यों भाई हनुमान चालीसा का पाठ वो क्यों ना करें? जब बुद्धा की फिलॉसफी को एशिया का सबसे बड़ा या पहले विकसित होने वाला राष्ट्र जो जापान है, अगर आप उसके तह में जाओगे तो केवल बुद्धा फिलॉसफी थी और कुछ नहीं। हमारे सभी वक्ता कहते हैं थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, लेकिन आज जरूरत एक अलग विमर्श की है। और मैं अलग विमर्श इसलिए कहता हूं कि जिस समय बुद्ध थे उस समय समाज का ताना बाना दूसरा था। बुद्ध के सामने जो चुनौतियां थी वह अंधविश्वास, पाखंड, नरबलि, पशु बलि, इससे व्यतीत होकर बुद्ध ने अपना दर्शन दिया। कोई अलग से उन्होंने अपना दर्शन नहीं बनाया। आज जहां पर आप खड़े हो, जाहिर सी बात है नई नई चुनौतियां आपके सामने आए। आज हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। जब ये शब्द मैं सुनता हूं कि हम बुद्धिजीवी हैं, तो सबसे पहले हमको शक होता है कि हम बुद्धिजीवी हैं कि नहीं। वो इसलिए शक होता है, मैं बता दूं कि आप बताइए, थोड़ा ये विषयांतर हो जाएगा कि हमारे आपके घर के बच्चे गांजा भांग पी करके कांवड़ उठा लेते हैं, उनके लिए पुष्प वर्षा होती है और हम बुद्ध को मानने वाले खामोश हैं। उस स्थिति में हम बुद्धिजीवी कहलाने के लायक नहीं है। ये गलत है। दिन है तो रात है, सत्य है तो असत्य है, सत्य है तो झूठ है। जब ये जोड़ा बनाया गया है तो आपको इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। बुद्ध के जमाने में कांवड़ यात्रा नहीं होती थी। ये आपके सामने नई चुनौतियां आई हैं और मैं कहता हूं, चूंकि ये अधिवक्ता की सभा है और सब विद्वान है, मुझे लगता है कि ये पहली सभा ऐसी है जहां श्रोता केवल और केवल विद्वान है। और तब उनकी महती जिम्मेवारी हो जाती है कि बुद्ध की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो शायद आपके ही कंधों पर है। और मैं एक बात और कहा करता हूं कि हम लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। साक्षर व्यक्ति तर्कहीन होता है, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं होती है। जब साक्षर से वो शिक्षित होने की प्रक्रिया में पहुंचता है तब उसके अंदर तर्क और दूरदर्शिता का बीजारोपण हुआ करता है। कबीर साक्षर नहीं थे, वह शिक्षित। आज हम बीए एमए कर लिए हैं, लेकिन ज्ञान की अफीम भी खतरनाक है। हम कर तो लिए हैं बीए एमए, लेकिन सच्चाई यह है कि साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। आज निश्चित तौर पर अभी एक बड़ी अच्छी कविता नीरज जी की कही गई, तो मन में सोच रहा था कि कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन वो 2 लाइन ही कही गई। उसका जो मर्म था, जो उसकी संवेदनाएं थी, वो अंतिम 2 पंक्तियों में थी कि चलो चलो अब ऐसा भी कोई मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और यूं तो बहती है आग,
गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ नहाया जाए। और हो मेरे दुख दर्द का तुम पर भी असर इतना, हो मेरे दुख दर्द का असर तुम पर भी इतना, गर मैं ना खाऊं तो तुमसे भी ना खाया जाए, तुमसे भी ना खाया। ये कविता एक संवेदनाओं का पुंज है और हकीकत में ये बुद्ध की फिलॉसफी से बिल्कुल को रिलेट करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि 2 लाइन इसमें और जोड़ दिया जाए, तो मैं इसीलिए वो 2 लाइन टच किया हूँ। चूँकि वक्ता बहुत हैं और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और मैं यही चाहूँगा कि जो आज यहाँ से यह विचार उत्पन्न हुआ है, यह संकल्पों की स्वरूप में उतर करके और जन जन तक हम आगे इसको ले जाए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम दोहरे मापदंड को जब छोड़ करके अब बोधिसत्व के मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि जो बोधिसत्व है, अभी एक भंते साहब बोल रहे थे कि जिनको मैं रात भर समझाता हूँ, और दुख मुझे इस बात का होता है कि सुबह वही कांवड़ उठा लेता है। तो मैं कहता हूँ कि किस विधा से रात भर समझाया गया है, या तो समझाने वाले में दोष है या समझने वाले में दोष है। और जब तक हम उसकी डायग्नोस नहीं कर लेते हैं, भाई डॉक्टर भी अगर सर दर्द है पैरासीटामॉल खिलाएगा तभी सही होगा। अब पता चला उसको सर धो रहा है, अब वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा है, तो अन्याय होगा। उस जितना उसको ज़रूरत है उतना ही दिया जाए। और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि जिसको मैं अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ और जिनको ले करके मैं यहाँ तक का सफ़र तय किया, और ऐसे महामानव को लेकर के हम सब इकट्ठा हुए। और निश्चित तौर पर अभी हम वक्ताओं को सुनेंगे भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इजाज़त हो तो 1 मिनट को छूट रहा था, मैं जोड़ लूँ। 1 मिनट का मात्र वो प्रसंग है। देखिए, ये वैज्ञानिक टेक्निक है कि फेविकोल जब आप कहीं जोड़ते हैं तो वो बालू में नहीं जुड़ा करता है, उसी तरह का उसका रासायनिक गुणधर्म हुआ करता है। और गांव में हम लोग रहते थे तो हम देखते थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो गांव में खाना नहीं बनता था, और बन भी जाता था तो वो गले के नीचे नहीं उतरता था। वो इसलिए शायद कि संवेदनाओं की जड़ें इतनी गहरी थी कि खाना हमारे नीचे नहीं उतरता। और जब हम शहर पे आए तो एक कल्चर डेवलप हुआ कि जब कोई घटना घटित होती है तो हम शमशान घाट के लिए जाते हैं। और जब वहाँ हम जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि ये व्यक्ति नाराज ना हो जाए कि हमारे पिता के मरने पे एमएलसी साहब नहीं आए। तो हम आत्मा से वहाँ नहीं गए हैं, हम हाजिरी लगाने गए हैं। और वहाँ जब हम जाते हैं तो जिस समय चिता में आग लगती है, यह भी बुद्ध से रिलेटेड है, जिस समय चिता में आग लगती है वह प्रेरणा का प्रबल केंद्र बिंदु हुआ करता है कि अगर कोई ऐसी सत्ता है तो इसी गति को मुझे प्राप्त करना है और मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वह दूर हो जाएं। और शायद इसीलिए शमशान घाट हुआ करता है। हम लोगों ने शमशान घाट को पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है और धीरे धीरे वो बुराइयां इतना हमें जकड़ ली हैं कि अब हम उसको भी एंजॉय करने लगे हैं। ये बताइए कि जब मानव मशीनीकृत बन गया है तो बुद्ध के औजार में भी अब नयापन होना चाहिए, नए तरीके से उन्हें परिभाषित करना चाहिए। क्योंकि ज़मीन की जो डिमांड है, अगर वह ऊसर बंजर है तो उस ज़मीन को आपको मेजरमेंट करके वहाँ वैसे पौधे लगाने पड़ेंगे और हमें नवाचार को अपना करके आगे बढ़ना होगा। भाई सभी
जातियों के आवश्यकताओं को एक साथ मिलकर यह लड़ाई और शायद मुझे लगता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो इसका भावार्थ है कि हमारे सभी भाई एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर और एक संकल्प ले कि हम दोहरे चरित्र को पहले मारेंगे। सिंगल कैरेक्टर का व्यक्ति ही बुद्ध की फिलॉसफी को आगे ले जा सकता है, डुअल कैरेक्टर का कभी नहीं ले जा पाएगा। और ये मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि जब आप सिंगल कैरेक्टर में तब्दील हो जाएंगे तो फिर इसका रोना नहीं पड़ेगा कि देखो बहुत कम भीड़ आई है। आप ये बताइएगा, मुट्ठी भर बीज पूरे जंगल को हरा भरा बना देता है। तो हमारे इतने बौद्ध के अनुयायी साथ बैठे हुए हैं, हम इससे संतुष्टि का भाव क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ी सुखद बात तो ये है कि ये बीज जब आप इनको बोओगे तो वह जंगल में परिवर्तित होगा। इस सुखानुभूति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और नमो बुद्धाय, जय हिंद।